नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय दोभाषी। ये चर्चा अनुवाद अध्ययन एमए कार्यक्रम एमए ट्रांसलेशन स्टडीज प्रोग्राम के अंतर्गत MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत की जा रही है। पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन ये ट्रांसलेशन स्टडीज एमए के कोर्स का प्रोग्राम का एक हिस्सा है, एक कोर्स है। और इसमें जो आज की चर्चा है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड इंडियन इंटरप्रेटर्स, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय दोभाषी। तो आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं साम्राज्यवाद की। जब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की, तो साम्राज्यवाद क्या है, उसकी क्या अवधारणा है। दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद किस रूप में भारत पर आधिपत्य रखता था। तीसरा है दोभाषीय की अवधारणा एवं उसकी जरूरत और उसकी आवश्यकता। अगला बिंदु है ब्रिटिश शासन में दोभाषियों की भूमिका। उसके बाद हम जिस पर चर्चा करेंगे प्रशासनिक कार्यों के संचालन में दोभाषियों का उपयोग। फिर हम चर्चा करेंगे सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में दोभाषियों का उपयोग। और चर्चा का अगला बिंदु होगा और ये अंतिम बिंदु होगा सूचना संग्रहण में दोभाषियों की भूमिका। तो चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा का पहला बिंदु है साम्राज्यवाद की अवधारणा। हम क्या समझते हैं, व्हाट इज इंपीरियलिज्म, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी कई व्याख्याएं की गई हैं, कई रूपों में प्रस्तुत किया गया है, समझने की कोशिश की गई है। साम्राज्यवाद हिंदी में समझते हैं, फिर उसके अंग्रेजी में जो व्याख्याएं हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। एक मान लीजिए किसी का राज्य हो, एक टेरिटरी हो, उसको जो बढ़ाने की कोशिश करता है, एक्सपेंशन की जो कोशिश करता है, कैसे करेगा वो? अपने या तो खरीद करके या आक्रमण करके या हस्तक्षेप करके या इलीगल तरीके से युद्ध करके जब खरीदने की कोशिश, जब अगर मान लीजिए वो लीगल परचेज, लीगल सेल में हो गया, तब तो वो साम्राज्यवादी नजरिया नहीं है, वो विस्तारवादी नजरिया है। लेकिन साम्राज्यवाद किस रूप में होता है कि आप अनुचित, अनैतिक और गैर कानूनी तरीकों से जब कुछ किसी चीज को हड़पने की कोशिश करते हैं, वह साम्राज्यवादी सोच है, इंपीरियलिस्ट मेंटेलिटी है। और इंपीरियलिस्ट मेंटेलिटी कैसे काम करती है? ये युद्ध के द्वारा भी होती है, डरा धमका करके भी कार्य करती है, और इसके अलावा अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आधिपत्य जमाने की कोशिश करती है, अधिग्रहण करने की कोशिश करती है। ये क्या है इंपीरियलिज्म? ये पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स। इंपीरियलिज्म कैसे काम करता है? एक ऐसी नीति है जो किसी राष्ट्र की शक्ति और उसके प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, उसका विस्तार करने की जो कोशिश की जाती है। और कौन कौन सी प्रमुख प्रणालियां, पद्धतियां अपनाई जाती हैं? पहले कॉलोनाइजेशन, मतलब औपनिवेशीकरण, उपनिवेश बना करके उसको अपना एक जागीर बना करके, समझिए कॉलोनी बना करके। यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, सैन्य शक्ति का प्रयोग करके या अन्य माध्यमों से, अन्य साधनों से उसका प्रयोग करके ये किया जाता है। इंपीरियलिज्म इज ए सिस्टम इन विच ए रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज और ए डिजायर फॉर कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज। ये कोबल एडवांस इंग्लिश डिक्शनरी है, जो दूसरी परिभाषा है उसके अंतर्गत बताई गई कि इंपीरियलिज्म क्या है, साम्राज्यवाद क्या है। इज ए सिस्टम, ये एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी पद्धति है जिसमें एक संपन्न व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति और धनी और शक्तिशाली, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर नियंत्रण कर लेता है या नियंत्रण करने की इच्छा रखता है। ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है, ये साम्राज्यवाद की सोच है। यानी अनैतिक, अनुचित और गैर कानूनी विस्तार की जो अवधारणा है, आक्रमण की
जो भूमिका है उस रूप के द्वारा, उसके माध्यम से जो प्राप्त किया जाता है, जो शक्ति मिलती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। अब हम देखें कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद कैसे काम कर रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इंपीरियलिज्म था वो किस रूप में काम करता था। खास तौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आर्थिक साम्राज्यवाद बनाने की कोशिश। कहां से शुरू हुआ? हम जानते हैं कि ये 1600 ईस्वी में, जैसा हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कोलकाता में, जिसे आज हम कोलकाता के रूप में जानते हैं। और वहीं से धीरे धीरे व्यापार करने लगे। व्यापार करते करते वो अपना व्यापारिक जो उत्साह विकास करने लगे, उसको रेखांकित करने लगे, समझने लगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे धीरे 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 आर्थिक शक्तियां इतनी बढ़ गई कि वो हमारे स्वरूप संरचना पर प्रभाव डालने लगे। हमारी जो राजनीतिक सत्ता थी उस पर प्रभाव पड़ा। और जैसा हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट स्टेट नेशन स्टेट थियरी है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, सेंट्रलाइजेशन की बात है, वैसी व्यवस्था थी नहीं। छोटी छोटी रियासतें थी और वो अपने, उनके संघर्ष होते थे, उनके स्वार्थ होते थे, एक दूसरे के शत्रु भाव से लोग कार्य करते थे। प्लासी का जब युद्ध हुआ तो जितने लोग युद्ध कर रहे थे उससे 10 गुना लोग जाकर के युद्ध देख रहे थे। और किसके बीच में युद्ध हो रहा था? देसी रियासतों की जो स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स है हमारे, वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो जनता थी, जो पीपल थे, कॉमन पीपल, ना तो उनको लड़ने का अधिकार था, ना उनकी लड़ने की इच्छा थी। क्यों नहीं इच्छा थी? क्योंकि राजाओं के जो आक्रमण थे, राजाओं की जो शिक्षा प्रणाली थी, जो राजाओं की कार्य शैली थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। उनसे भी लोग परेशान थे। तो अब उनके सामने 2 विकल्प थे। एक तो अनजान रास्ता था ब्रिटिश शासन प्रणाली। उनको स्वदेशी विदेशी की समझ उस समय नहीं थी। उस समय तात्कालिक स्थितियां थी कि बहुत सी जो जनता, कॉमन पीपल, जो मासेस थे, वो उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे। राजा तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास एक जगह कहते हैं, जासु राज निज प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के यहाँ प्रजा दुखी हो वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी है। उसे नरक होना चाहिए, उसे स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए। ये सोच थी। तो 2 स्थितियां थी। जब हम भारत में अंग्रेजी शासन की जो नींव जमी, उसके कोई अनजान कारण नहीं थे। उसके 2 कारण थे कि जो देसी रियासतें थी क्रूरता से और मनमानी तरीके से काम कर रही थी, प्रजा के हितों का संरक्षण नहीं कर रही थी। प्रजा क्या करे? उनको लगा कि शायद एक बेहतर विकल्प हो सकता है और उधर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की। यही नहीं, बहुत बाद तक ये चलता रहा कि इसके पहले की जो इस्लामी शासन व्यवस्था थी वो बेहतर थी, या फिर देसी रियासतों का शासन कैसे चल रहा था वो ठीक था, या फिर अंग्रेजों का ठीक होगा। तो लोग असमंजस में थे। बहुत बाद में 19वीं शताब्दी के अंत के बाद, लगभग 1900 ऑनवर्ड्स, लोगों को ये महसूस हो गया, ऐसे सुगबुगाहट तो 1857 को पहला स्वाधीनता आंदोलन हम कहते हैं, वहीं से शुरू हो गई थी कि कुछ भी हो, विदेशियों को भगाना है। वो अंग्रेज हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बाकी छोटी मोटी समस्याएं हम सुलझा लेंगे, लेकिन पहले हम उनसे मुक्ति पाए। लेकिन इस बीच काफी देर हो चुकी थी। 1600 से लेकर के 1857 तक भारतीय जनमानस अभी एक उधेड़ बुन में थी कि पता नहीं उनके जो है उनके प्रलोभन में, उनके लालच में, या एक नई, जैसे सरकारें हम चुनते हैं ना कि ये नहीं, इससे बेहतर होगी, वैसे ही एक तरह की मानसिकता उस समय भारतीय जनता के मन में थी। शायद जो साम्राज्य उन्होंने देखा था जनता ने, उसको वो लगा कि शायद ये साम्राज्य बेहतर होगा। तो धीरे धीरे आर्थिक साम्राज्यवाद से वो राजनीतिक साम्राज्यवाद तक पहुंचने लगा। युद्ध हुए, कुछ राजाओं ने समर्पण कर लिया, कुछ समझौते कर लिए। बहुत सी देसी रियासतों की कहानियां हैं, इतिहास ये विषय नहीं है और यहाँ ना इसकी चर्चा करना जरूरी है।
तो धीरे धीरे अकारण ही नहीं अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। अब उनको आर्थिक साम्राज्यवाद की जब ललक थी तो उसके बाद फिर राजनीतिक साम्राज्यवाद पर आए, उन्होंने सत्ता अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अपनी संस्कृति का वर्चस्व बनाने की कोशिश की कि वो अपनी सत्ता जो कल्चरल हेजेमनी, एंटोनियो ग्राम्सी की भाषा है उसकी दृष्टि से अगर कहा जाए तो कल्चरल हेजेमनी स्थापित करने की कोशिश की। फिर भाषाई वर्चस्व, लिंग्विस्टिक हेजेमनी बनाने की कोशिश की। अपने पहनावे, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, संस्कार, मर्यादाएं, पद्धतियां, जीवन शैली, इन सब को धीरे धीरे प्रवेश किया। और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बहुत हद तक हम उनके उस आवेश में रंग गए हैं, या समय की जरूरत थी या ओपन माइंडेडनेस होने की जरूरत थी। और भाषा का वर्चस्व भी धीरे धीरे स्थापित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने धर्मांतरण की कोशिश की और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन ज्यादातर लोग कम से कम धर्मांतरण की दिशा में नहीं बढ़े उस गति से जितना सांस्कृतिक विचारों और उनकी जीवन शैली को उन्होंने अपनाना शुरू किया। उसके अलावा उन्होंने जो अन्य शस्त्र अपनाए, स्ट्रेटजी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, विभाजन किया और शासन करने लगे। इसके अलावा एक दोहरी स्ट्रेटजी थी, चाहे वो अपनी बेनिफिट के लिए कहीं न कहीं अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों पॉलिसी वो अडॉप्ट करते थे। राग भी था, विराग भी था। विकास और स्वार्थ की सिद्धि दोनों एक साथ चल रही थी, यानी जैसे सड़कें बनवाना, डाक व्यवस्था जारी करना, इसके अलावा संचार केंद्रों की कोशिशें, फिर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि वो यहाँ रहना चाहते थे। तो उनको अंग्रेजों को लगा होगा कि भाई जहाँ रहना उसको ठीक तो दुरुस्त तो करना ही पड़ेगा, तो अपने निहित स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन जो जगह बनाई गई जैसे शिमला का आज का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी है, वो कभी वहाँ वायसराय रहा करते थे, तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों की वजह से जगह स्थान बनाना शुरू किया। शिक्षण प्रणालियाँ अपने ढंग से बनाने की कोशिश की, जिससे उनको लगा कि शायद हम अपने स्वार्थों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं, प्रशासन को सही ढंग से चला सकते हैं। अगला जो प्रमुख बिंदु है कि दुभाषीय की अवधारणा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो दुभाषीय क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर दो तत्व में देखा जा सकता है, उसके दो कॉन्सेप्ट है। इंटरप्रेटर यानी आपके विचारों को अपने ढंग से व्याख्यायित करने वाला एक, दूसरा आपकी बात को जो आपकी भाषा नहीं समझता उस तक पहुंचाने की कोशिश करना। तो जो टूरिस्ट गाइड होते हैं या जब डिप्लोमेट्स आते हैं तब एक इंटरप्रेटर होता है जो दूसरे देश के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को एक राष्ट्र की बात को बताता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री मान लीजिए इंग्लैंड जा रहे हैं तो अंग्रेजी में तो संवाद हो सकता है, लेकिन अगर वो फ्रांस जा रहे हैं तो फ्रेंच भाषा में संवाद करना मुश्किल है। अगर भारत के प्रधानमंत्री को फ्रेंच किसी को शायद आती हो, नहीं ज़्यादातर लोगों को नहीं आती, तो क्या करेंगे, उनके पास यही विकल्प होगा कि वो अपनी भाषा में उनसे कोई बात कहें, अंग्रेजी में बात कहें, और उसको अगर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष फ्रेंच में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, या सामान्य स्तर पर जनता के बीच में कैसे संवाद होगा, या डिप्लोमेट जो कोई राजदूत जाकर के वहाँ रहेगा तो उसके लिए जरूरी है कि वहाँ की भाषा सीखे। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरप्रेटर जो है अपनी मनमानी व्याख्या भी कर बैठता है। ये सारी स्थितियां आती हैं, तो इंटरप्रेटर की क्या भूमिका थी, तो इंटरप्रेटर की व्याख्या पहले समझ लें, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंटरप्रेटर तीन रूप से समझ सकते हैं उनको। हु इज इंटरप्रेटर, हु कैन बी नरेटेड एज इंटरप्रेटर, समवन हु मीडिएट्स बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, विभिन्न भाषाओं के जो बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कौन करता है। समवन हु यूजेज आर्ट टू रिप्रेजेंट समथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो
किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करता है, उसको व्याख्यायित करने की कोशिश करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको जानने की, बताने की, सुलझाने की कोशिश करता है, उसको इंटरप्रेटर कहा जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि एन एडवोकेट हु रिप्रेजेंट समवंस एल्स पॉलिसी आर पर्पज, जो किसी के बदले में जाकर के एक वकील की तरह उसका पक्ष प्रस्तुत करता है, उसके हितों का संरक्षण करने की कोशिश करता है। अब ये दुभाषीय की आवश्यकता क्या होती है, क्यों जरूरी है दुभाषीय, नरेटर या इंटरप्रेटर क्यों जरूरी है? एक तो डायलॉग को कैसे आगे बढ़ाए, संवाद का संचालन कैसे करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करे, विश्वास निर्माण वो कैसे करने की कोशिश करता है कि दोनों पक्षों के बीच में समन्वय और जो स्थिति है वो अच्छी तरह से प्रकट हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास अर्जन हो, और ये दुभाषिया ही बना सकता है। दुभाषिया ही कई बार अविश्वास भी उत्पन्न कर देता है, अगर उसने किसी के भाव को सही संदर्भ में नहीं ग्रहण किया और दूसरी पार्टी तक वो बता दिया, तो फिर क्या होगा, उसको किस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, इसको समझने की जरूरत। तीसरी उसकी भूमिका होती सहयोगी एवं व्याख्याकार की भूमिका होती है। एक उसका जो वेलविशर है या कोऑर्डिनेटर है, या इससे कहें कि कोऑपरेटर है, वो और कोऑपरेटर और इंटरप्रेटर की भूमिका भी निभाता है। व्याख्याकार मतलब उसके पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बात कहने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो व्याख्याकार की दृष्टि से समझी जा सकती है, उसको व्याख्याकार की भूमिका निभाने की जरूरत पड़ती है। इन दृष्टियों से समझा जाए तो दुभाषिया की आवश्यकता पड़ती है। अब हम अगले बिंदु की चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश शासन में दुभाषिया की क्या भूमिका थी। ब्रिटिश शासन में दुभाषियों की भूमिका 4-5 कारणों से रही है। पहला कारण था कि ब्रिटिश शासन के अधिकारियों तथा भारतीय अधिकारियों या जो स्थानीय शासक थे, या कहिए कि जो प्रिंसली स्टेट थे, रियासतें थी, उन रियासतों के जो प्रमुख थे उनके बीच कैसे संवाद किया जाए। तो एक तरह से मध्यम स्तर के लोगों के बीच संवाद स्तर बनाए रखने की कोशिश में दुभाषियों की जरूरत पड़ती थी। शुरू में अधिकारियों ने भाषा नहीं सीखी थी, बाद में अधिकारियों ने आकर के भाषाएं सीखनी शुरू कर दी, और यही नहीं, ग्रामर ऑफ तेलंगाना जैसी रचना विलियम जोन्स ने लिखी। अब वो ग्रामर ऑफ पर्शियन भी वो लिख गए। इसका मतलब कि उनको पर्शियन की भी जानकारी थी, उनको तेलंगाना की भाषा की भी जानकारी थी। और इस दृष्टि से आप देखें तो भारतीयों के बीच में, देखिए कहीं भी रहे तो उसके लिए पहली बात ये होती है वी फीलिंग। अगर जिस जगह आप रह रहे हैं वहां के प्रति वो आपका घर, आपका स्थान, आपकी भाषा, आपका विश्वविद्यालय नहीं है तो आप उससे जुड़ाव ही नहीं रख सकते। अगर आप जुड़ाव नहीं रखेंगे तो फिर उसमें कार्य कैसे चलेगा। तो वहां की भाषा सीखने की कोशिश बाद में हुई, लेकिन शुरू में अधिकारियों को भारत की भाषाएं का पता नहीं था, तो इसलिए उनके संवाद संयोजन की व्यवस्था के लिए दुभाषियों की जरूरत थी। दस्तावेज निर्माण तथा संग्रह 17वीं 18वीं शताब्दी में, यानी दस्तावेज कैसे बनाए जाएं और उनको कैसे संग्रहित किया जाए, रखा जाए, ये 17वीं 18वीं शताब्दी में ये कोशिश हुई और इस दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। समुद्र तट पर व्यापार के संचालन की व्यवस्था में भी पड़ी, फिर वकील न्यायिक व्यवस्था में भी ब्रिटिश शासन में दुभाषियों की जरूरत पड़ी। यही नहीं, मैत्रीपूर्ण मानदंडों का निर्माण करने में भी दुभाषियों की जरूरत पड़ी। प्रशासनिक संचालन में दुभाषियों का उपयोग क्या था? सबसे पहली बात ये कि दुभाषिये भारतीय भाषाओं को भी समझते थे और इस भारत की जो राज सत्ता जिन भाषाओं के माध्यम से पहले चलती थी मध्यकाल में, वो अरबी, फारसी, उर्दू के माध्यम से, तो उनको भी समझने की कोशिश करनी पड़ती थी, तभी दुभाषी काम कर सकते थे। फारसी जो पर्शियन डॉक्यूमेंट्स थे उसका भी अनुवाद करने की कोशिश की जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा थी उसमें भी उनका ज्ञान था, उनका कौशल था और उसको समझने की कोशिश करते थे। इसीलिए जो व्यवस्था थी कि फोर्ट विलियम कॉलेज के उन्होंने बताया कि जो है कैसे हिंदुस्तानी भाषा को भी
प्रशासन की भाषा बनाया जाना चाहिए। उसके जो संस्थापक थे उनकी ये मान्यता थी, वो स्वयं अंग्रेज थे लेकिन इसके बावजूद वो मानते थे कि नहीं, प्रशासन की भाषा में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, करना चाहिए। कम से कम शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए। इसीलिए ये कोशिश थी कि जो उर्दू और हिंदी का प्रयोग कैसे किया जाए, इसको लेकर जो विवाद भी हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज ने, उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। फिर कार्य व्यापार में देशज भाषा का व्यवहार कैसे होता था। इसके अलावा संस्कृत शिक्षण की भी वकालत की गई और साथ साथ फारसी तथा अरबी भाषाओं के शिक्षण की भी व्यवस्था की गई। तो इसलिए स्कूली शिक्षा में, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में भी संस्कृत शिक्षण पर भी बल दिया गया, फारसी तथा अरबी भाषाओं के शिक्षण पर भी ध्यान दिया गया और साथ साथ अंग्रेजी को मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश हुई। और इन सब के जो ज्ञाता थे वो दुभाषियों के माध्यम से कार्य करते थे। उनका व्यावहारिक उपयोग कैसे हो, ये दुभाषीय उसको सुगम बनाते थे, इंटरप्रेटर्स। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटीज होती थी उसमें इंटरप्रेटर क्या भूमिका निभाते थे, इसको समझने की जरूरत है। जो रीति रिवाज होते थे, जो फेयर्स जैसे मान लीजिए कहें, फंक्शंस कहें, सोशल गैदरिंग होती थी, उसमें रीति रिवाज कैसे ये काम करता था, इसको समझने की जरूरत है। जो पर्व त्योहार मनाए जाते थे उसमें भी दुभाषीय आते थे। मान लीजिए अंग्रेजी शासकों को उसमें शामिल होना था या उसको समझना था, उसको जानना था, उसको कल्चरल को पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करते थे, तो केवल और केवल उसमें दुभाषी उनकी मदद कर सकते थे। बाद में जब उन्होंने स्वयं भाषाएं सीख ली तब उसमें निपुणता हासिल करनी शुरू की। सांस्कृतिक आयोजनों में भी दुभाषियों की जरूरत थी, इंटरप्रेटर्स की जरूरत थी। फिर भारतीय सांस्कृतिक संदर्भों का ज्ञान कराना, जैसे विलियम जोन्स का जिक्र किया तो मनुस्मृति उन्होंने स्वयं उसका अनुवाद कर दिया, लेकिन उसके पहले जो संस्कृत में रचित अन्य रचनाएं हैं उसको समझने की जरूरत थी। तो बहुत से लोग संस्कृत सीखे, उसी तरह से उर्दू सीखे, हिंदी सीखे, पर्शियन सीखे, और उसके सीखने के पहले जो उनके सहयोगी थे उनको कहा जाता था कि ये जो है सांस्कृतिक संदर्भों को समझने की कोशिश करें। जैसे अभी मैंने जिक्र किया फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक गिल क्राइस्ट, उनका ये मानना था कि कैसे जो है भारतीय भाषाओं यानी हिंदुस्तानी शब्द, उनको उन्होंने जिक्र किया कि हिंदुस्तानी भाषा के माध्यम से ज्ञानार्जन कराया जाए। इसके साथ साथ सामुदायिक जीवन में दुभाषियों की क्या भूमिका थी, ये भी उल्लेखनीय है, उसको समझने की जरूरत है। प्राचीन ग्रंथों का रूपांतरण कैसे कराया जाए और उनका अनुवाद कैसे कराया जाए, उसकी व्याख्या कैसे कराई जाए, ये भी ध्यान देने योग्य है और ये भी दुभाषीय की जरूरत उसमें भी है। दुभाषियों के बिना यह कार्य सुगमता से संभव नहीं था। अब हम चर्चा करें कि सूचना संग्रहण में दुभाषियों की क्या भूमिका थी। एक पुस्तक है सीए बेली की, एम्पायर एंड इंफॉर्मेशन, उसमें विस्तार से बताते हैं कि कैसे एक तरह से अंग्रेजी शासन में ये 1830 में आई एक प्रकार की जासूसी की पुस्तक समझ सकते हैं। जासूसी कैसे की जाती थी, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय जनता की जीवन शैली, कार्य पद्धति, व्यवहार तथा उनके जीवन के अनुभवों का सूचनात्मक संग्रहण एवं अभिलेख दस्तावेज निर्माण कराया जाता था। और एक दूसरी जॉन की किताब है हिस्ट्री ऑफ सिपाही म्यूटिनी 1857, जिसमें 1857 के स्वाधीनता आंदोलन को, स्वतंत्रता संग्राम को, जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन था, उसको कहा गया कि ये जो है लॉर्ड क्लाइव, 1857 में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध हुआ और भारतीय सिपाही मूवमेंट के रूप में उन्होंने व्याख्यायित की कि सिपाहियों का विद्रोह था। लेकिन अगर भारतीय जनता का वह वास्तव में विद्रोह था तो असफलता तो मिली, लेकिन ये दोहरे स्तर पर अति आत्मविश्वास से, और उस समय जो कोई द्वैत था वो खत्म हो गया और पूरी तरह निश्चिंत हो गए कि नहीं, अब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना ही है और अंग्रेजों की सत्ता हमें स्वीकार नहीं, अंग्रेजों को देश से बाहर करने की जरूरत है। स्वतंत्रता, स्वराज और आत्मसम्मान, शोधित संविधान, स्वनिर्मित संविधान की जरूरत है। इन दृष्टियों से कार्य शुरू हुआ।
तो हमने चर्चा की कि कैसे अनुवाद इस औपनिवेशिक काल में कार्य कर रहा था, और इसको हमने समझने की कोशिश की कि कैसे जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद में दुभाषियों का प्रयोग होता रहा, दुभाषियों ने कैसे कई स्तरों पर भूमिकाएं निभाई, कई स्तरों पर उन्होंने एक समन्वय का कार्य किया, कई स्तरों पर अंग्रेजों के लिए उपयोगी रहे, प्रशासन को संतुलित और समुचित तरीके से संपादित करने में उन्होंने भूमिका निभाई। विवेचन का विषय हो सकता है, लेकिन ये चर्चा अधिक उपयोगी, रोचक और जानकारी से भरी रही होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।